हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करेंगे कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध स्थापित करेंगे और उसका गणितीय सूत्र लिखेंगे। तो देखिए, हम लोग क्या लेंगे, अवतल दर्पण। हल में बोला है कि वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। तो हम लोग क्या लेंगे, अवतल दर्पण। मान लीजिए यह अवतल दर्पण m1 और m2 है, m1 और m2 है। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको दिखाते हैं P से, और इसका गोले का कहीं केंद्र होगा, उसी के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। दिखाते हैं C से। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या, देखिए, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। दिखाते हैं कैपिटल F से। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है, कैसे जी? मुख्य अक्ष के समांतर। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से। तो देखिए, यह प्रकाश किरण तल की ओर आ रही है। यह प्रकाश किरण तल की ओर आ रही है, इसलिए इस प्रकाश किरण का नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण। और यह देखिए, आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, और आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। जैसे यह कोई मान लीजिए तल है, तो तल की ओर आने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु, और प्रकाश किरण जब टकरा कर वापस जाती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु से उठाया गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। और अभिलंब का मतलब होता है कि तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसे कहते हैं अभिलंब। लेकिन देखिए, यहाँ सरफेस कैसा है? वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ पर लंब डालना एक कठिन होता है। तो बताइए, वक्र पृष्ठ से लंब कैसे डालें? तो आप लोग ने या वृत्त में पढ़े होंगे कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए, अब आपतन बिंदु से जब हम अभिलंब उठाएंगे तो वह अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि यह गोला होगा। यह क्या होगा? एक गोला होगा। गोला का यह भाग पृष्ठी पर अगर लंब डालें तो कहां से डालेंगे? वृत्त के केंद्र से, क्योंकि हम पर में जानते हैं कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह क्या हो गया? अभिलंब। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को बोलते हैं आपतन कोण। दिखाते हैं I से। यह कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को
परावर्तन कोण कहते हैं, दिखाते हैं आर से, दिखाते हैं आर से। अब देखिए इसको मान लें यन। देखिए जो कोण सी है कोण आई के बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण से, क्योंकि हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो यह कोण इस कोण की क्या होता है, बराबर होता है। कैसे जी, एकांतर कोण से, एकांतर अंतः कोण से। देखिए कोण आई है और कोण क्या है, सी, इसलिए इस कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखिए कोण आई बराबर कोण आर, कैसे जी, परावर्तन के नियम से। हम जानते हैं कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से। समीकरण नंबर 1। अब देखिए एन, देखिए एन भुजा एन जो है, प्रकाश किरण एन समानांतर किसके है, पीसी के, समानांतर किसके है जी, पीसी के। और सीएन, सीएन तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण आई बराबर कोण सी, कोण आई बराबर कोण सी एकांतर अंतः कोण से। समीकरण नंबर 2। क्योंकि देखिए दोनों आपस में क्या है, समांतर है, क्योंकि अब प्रकाश किरण कैसे चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। जब यह प्रकाश किरण और मुख्य अक्ष आपस में समांतर है, तो देखिए जो अभिलंब है इन्हें तिर्यक रेखा काम कर रहा है ना, तो जो यह कोण होगा वो यह कोण होगा। तो कोण आई बराबर कोण क्या आ जाएगा, सी। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, जब दो समीकरण की हम तुलना करते हैं तो बराबर पक्ष को छोड़ देते हैं। जब दो पक्षों की तुलना करते हैं या दो समीकरण की तुलना करते हैं तो बराबर पक्ष को छोड़ देते हैं। देखिए कोण आई बराबर कोण आर, अब कोण आई बराबर कोण सी, तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आई आई बराबर है, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो कोण कोण सी बराबर कोण आर, एक ही त्रिभुज के कोण है, एक ही त्रिभुज के कोण है। त्रिभुज सी एन एफ, देखिए त्रिभुज सी एन एफ के कोण सी भी है और कोण आर भी है, इसलिए त्रिभुज सी एन एफ में देखिए एक ही त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो जाएं, एक ही त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो जाएं तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। देखिए कोण आई के सामने की भुजा क्या है, एफ एन बराबर होगी कोण आर के सामने की भुजा क्या है, सी एफ। दोनों आपस में इसलिए बराबर है क्योंकि इनके सामने के कोण भी क्या है, बराबर है। एक ही त्रिभुज में बराबर कोण
की सम्मुख भुजा। अब देखिए दर्पण का द्वारा छोटा कर दे, अगर दर्पण का द्वारा काट कर छोटा कर दे तो जो यन है वह कहाँ आ जाएगा, लगभग पी पर आ जाएगा। इसलिए यफ एन किसके बराबर हो जाएगा, लगभग यफ पी के बराबर हो जाएगा। तो दर्पण का द्वारा छोटा करने पर यफ एन बराबर यफ पी, दर्पण का द्वारा छोटा करने पर, दर्पण का द्वारक छोटा करने पर, जब दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन लगभग यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। इसलिए जब यहाँ लंब डालेंगे तो देखिए जो एफ एन यहाँ पर है वह कहाँ आ जाएगा, एफ पी पर। इसलिए एफ एन बराबर एफ पी। तो हम यहाँ रख सकते हैं एफ पी बराबर सी एफ, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर। देखिए जहां एफ एन है वहां हम रख दिए हैं एफ पी, क्योंकि जब दर्पण का द्वारा छोटा करेंगे तो जो एफ एन है वह एफ पी के बराबर हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में क्या जोड़ दे, एफ पी। यदि हम दोनों पक्षों में जोड़ते हैं तो समीकरण में कोई संतुलन बिगड़ेगा नहीं। अब केवल एक पक्ष में जोड़ेंगे तो एक पक्ष बड़ा हो जाएगा तो ये आपस में बराबर नहीं रह पाएंगे। तो जितना इस पक्ष में जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे उतना ही इस पक्ष में भी जोड़ेंगे और घटाएंगे तो समीकरण का संतुलन बना रहेगा। तो दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए एफ पी प्लस एफ पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। अब देखिए एफ पी और एफ पी कितना हो जाएगा, 2एफ पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। अब देखिए एफ पी क्या है, एफ पी फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। दिखाते हैं स्मॉल एफ से, तो 2एफ बराबर, अब देखिए सी एफ प्लस एफ पी, दोनों को जब जोड़ेंगे सी एफ प्लस एफ पी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या बन रही है, वक्रता त्रिज्या जिसे कहते हैं आर। यही हमें सिद्ध करना था। या लिख सकते हैं आर बराबर 2एफ या एफ बराबर आर बटे में 2, आर बटे में 2। जो वक्रता त्रिज्या होती है हमारी वह फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या 2 गुनी है और फोकस दूरी क्या है, आधी। जैसे हम कह दें या 5 बराबर 10 करना है तो बताइए 2 गुना कौन है, 10। तो दोनों को बराबर करने के लिए गुणा किसमें करते हैं, छोटे वाले में। अब देखिए दोनों क्या हो गए, बराबर, इसलिए यह वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 2 गुनी। लेकिन दोनों बराबर करने की दूसरा गुणा किसमें करते हैं, फोकस दूरी में। यहां से भी देख लीजिए वक्रता त्रिज्या आर के मध्य बिंदु कहते हैं फोकस बिंदु। तो फोकस दूरी क्या हुई, आधी हुई, किसकी, वक्रता त्रिज्या की। तो हम लिख लेंगे कि अवतल दर्पण की या किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है।